अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। वो है गैसियस एक्सचेंज। गैस कहते हैं जो एयर के अंदर गैसेस जो प्रेजेंट होती हैं। अब बेसिकली जो गैस है वो मैटर की एक किस्म है। मैटर पूरी दुनिया जो है वो मैटर से मिलके बनी है। हमारे इर्द गिर्द हमें जो भी चीज़ें नज़र आती हैं वो मैटर से मिलके बनी है। मैटर वो चीज़ होती है जो जगह को घेरे और उसका कुछ ना कुछ वेट हो, मास हो उसका। तो अब मैटर की जो 3 इकसाम हैं उनमें से कौन कौन सी हैं, वो हैं लिक्विड, गैस और सॉलिड। गैस मैटर की एक किस्म है। गैस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। जैसे बहुत सी चीज़ें हम अगर देखें हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें लिक्विड में प्रेजेंट हैं, सॉलिड में प्रेजेंट है, इसी तरह से थर्ड स्टेट ऑफ मैटर में भी प्रेजेंट है गैस में। अब उनमें से कुछ गैसेस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे जिस्म को, लेकिन कुछ जो हमें ज़रूरी नहीं होती वो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले और बहुत से जानदार हैं जिनको उन गैसेस की ज़रूरत होती है। अब वो गैसों का तबादला हमारे माहौल में, हम तक, इंसानों में, बाकी जानदारों में या प्लांट्स के अंदर, उन सब के अंदर जो गैसों का तबादला है उसको हम आज आगे चैप्टर में अपने रीड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमारे पास रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इस सब के बारे में स्टार्ट होगा। इससे पहले अगर आप लोग रिकॉल करें, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं हमारी फूड के तौर पे। फूड से वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं जो एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी का हमें पता है कि हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एसेंशियल्स में से है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटीज़। हमें बहुत सी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, बहुत से काम करने होते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, अगर हमारे अंदर एनर्जी कम हो जाएगी तो हम अपनी कोई भी एक हरकत भी नहीं कर सकते। काम तो बहुत दूर की बात है। हमें पता है कि हम एक वक्त में बहुत सारे काम हमारे ऑर्गन्स कर रहे होते हैं, हम खुद बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। उन सब कामों को सर अंजाम देने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो किस फॉर्म में हम तक पहुँचती है, एटीपी की फॉर्म में। अब फर्स्ट है हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन होती क्या है? सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड are broken by oxidation reduction and the energy is transformed into ATP। अब कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा, हमारे पास जो एनर्जी फूड की शक्ल में हमें पता है कि हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो उस खाने के अंदर हमें पता है कि जितने भी हम मॉलिक्यूल्स ईट अप करते हैं, जैसे बाहर से हम लोग अगर प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, शुगर्स लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो सब चीज़ें हैं उनके अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। उन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करके, जैसे यहाँ पर नीचे अगर आप लोग देखें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है खाने में, उसको ब्रेक करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन के ज़रिए से और रिडक्शन के ज़रिए से। एंड दी एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। तो वो जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होगी जब हम दो चीज़ों को जोड़े हुए एक बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में, जो हम अपनी एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देने के लिए या अपने काम के लिए उसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ नीचे आप लोग देखें कि शुगर है और साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इनको हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को जब हमने ब्रेक किया तो वहाँ आगे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, फिर वाटर हो गया, और उसके अलावा जो एनर्जी हमें आई थी वो एटीपी की फॉर्म में आई। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ एरोबिक रिस्पिरेशन। सबसे पहले हमने सेलुलर रिस्पिरेशन पढ़ ली, अब उसके बाद है एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है। इन एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड
ऑक्सीजन जो है वो यूज़ की जाती है एंड देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। ऑक्सीजन को यूज़ करके हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं फूड की। जो भी हमने खाना खाया हुआ होता है, जो भी हमने फूड की इनटेक की हुई होती है, उस सब की जो ऑक्सीडेशन होती है वो ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन होती है उसको, और आगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था सेलुलर रिस्पायरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा था, वाटर भी प्रोड्यूस, और उसके अलावा एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसमें भी क्या होगा कि इस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फूड के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए उसे यूज़ कर लेंगे, और उसके बदले में क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलेगा, और साथ में हमें एटीपी मतलब हमारी एनर्जी मिलेगी। जैसे यहाँ लास्ट में देखें आप एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है, ग्लूकोज है, और उसके बाद उससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। बेसिकली एरोबिक कहते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, जो भी रिएक्शन हो, जो भी काम हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो तो जो रिएक्शन हो रहा है या जो काम हो रहा है उसे हम कह देते हैं एरोबिक। तो यहाँ पर जो रिस्पायरेशन है ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है उस फूड की, तो उसके प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और उसके साथ क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, और साथ में हमारे पास एटीपी हमारी एनर्जी आ रही है। तो इस पूरे मैकेनिज़्म को हम कह देंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। अब उसके बाद हमने पढ़ लिया एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। उसके बाद है ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल। अब हमें ये पता है कि जितने भी जानदार हैं उन सबको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से आती है, वो कहाँ से, अब हमने जब पढ़ा था सेलुलर रिस्पायरेशन में तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन हमारे पास आएगी कहाँ से, इन्वायरमेंट से, हमारे माहौल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन टेकन आउट ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देंगे, जब ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज में एक्सप्लेन किया गया है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एट गैसेस एक्सचेंज। अब हमने पढ़ा था कि गैसों के तबादले को हम यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज है क्या, कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में जिसकी हमें ज़रूरत है, हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, और जिसकी इन्वायरमेंट में मौजूद बाकी ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत है वो हम उन्हें वापस दे देते हैं। जैसे यहाँ पर है टेकिंग इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, और गिविंग आउट, उसे बदले में हम क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो अगर हमने कोई भी चीज़ लेनी हो तो उसको बदले में कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। अगर आप शॉपकीपर के पास जाओ, उससे आपने अगर एक थोड़ी सी भी कोई चीज़ ली है, आपने उसे कहा है कि मुझे 1 kg शुगर दे दें, 1 किलो चीनी दे दे, दाल दे दे, तो उसके बदले में आपको उसकी अमाउंट देनी पड़ती है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले ऐसा नहीं होता था। क्या होता था कि अगर किसी से आपने कोई चीज़ लेनी है, जैसे आपने किसी से, आपके पास वो चीज़ नहीं है, आपके पास जैसे आपके पास शुगर नहीं है, चीनी नहीं है, तो आपने अगर वो किसी दुकानदार से वो शुगर लेनी है ना, तो उसको आपने उसके बदले में आटा दे देना है, गंदम दे देनी है, या आपके पास जो भी आपके पास जो गुड है, जो आपके पास जो चीज़ है, आपके पास मटेरियल अच्छा पड़ा हुआ है, वो आपने उसको डिलीवर कर देना, आपने उसको देना है, उसने आपको दे देना है। ये एक्सचेंज हो जाता है। इसी तरह से गैसेस में भी एक्सचेंज होता है। हमने ये नहीं करना कि सारी की सारी गैस जो है ऑक्सीजन की वो हमने ले लेनी है और इन्वायरमेंट को कुछ नहीं देना, तो इससे तो इन्वायरमेंट के लिए हमारा तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, वो हमें ऑक्सीजन ही नहीं देगी। तो अब हम क्या करते हैं कि उससे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है। जितने भी एनिमल्स हैं, हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे जिस्म के अंदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने एरोबिक रिस्पायरेशन में पढ़ा था कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है और एटीपी भी प्रोड्यूस होती है।
तो हम क्या करते हैं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आती है उसे हम इन्वायरमेंट में वापस दे देते हैं और उससे क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरी लिविंग थिंग्स उसे यूज़ कर लेती हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे नीचे आपको डायग्राम में शो भी हो रहा है कि हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और उन्हें बदले में क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को। इन दिस प्रोसेस एनिमल्स टेक एयर इन दी बॉडीज़ टू गेट ऑक्सीजन एंड गिव आउट दी एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रीथिंग में क्या होगा, हम सांस लेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जानवर हैं या जानदार हैं वो एयर को, हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाने के लिए वो क्या करते हैं, बाहर जो हमारे पास एयर प्रेजेंट है उसे वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और इसी तरह से वो गिव आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, सांस को खारिज करते हैं, गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन उसे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे अपनी जिस्म से बाहर निकाल देंगे। जिस चीज़ की हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है उसे बाहर निकाल देंगे, जिसकी ज़रूरत है उसे एनवायरनमेंट से ले लेंगे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने को हम क्या कह देते हैं, ब्रीथिंग। इसके बाद अगर आप देखें, जैसे हम सारे जानवर भी यही प्रोसेस करते हैं कि वो ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो ब्रीथिंग है और रेस्पिरेशन है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है, एक जैसे नहीं है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिज्म एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस, वेयर एज ब्रीथिंग इज़ ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ब्रीथिंग है, जो रेस्पिरेशन है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, पूरा एक मैकेनिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ एक मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। हम अगर ब्रीथ करते हैं तो हमारा मुंह काम करेगा, ठीक है, कि हमारे नाक काम करेगा और आगे हमारा फिज़िकल जो फिज़िक होती है हमारी, वो चीज़ जिसको हम हाथ लगा सकें उसे हम कह देते हैं फिज़िकल जो होता है उसे हम फिज़िकली हम उसे काम करेंगे। लेकिन जो रिस्पिरेशन है उसमें क्या होगा, हमारा बायोकेमिकल वर्क होगा, केमिकल्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, ब्रेकडाउन होगी। इसलिए रेस्पिरेशन और जो ब्रीथिंग है वो एक जैसे हम उसे नहीं कह सकते। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर अब गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम for the exchange of gases. Every cell of the plant body exchange gases by its own. हमारे पास अगर हम अपने एनिमल्स की, अपने जानदार के, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास नाक होता है, मुंह होता है, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसा उनके पास ऑर्गन नहीं है जिसके ज़रिए वो सांस ले सके। तो उनके जिस्म के मतलब उनका जो पूरा बॉडी है, प्लांट बॉडी है, उनके अंदर जो सेल्स हैं वो हर एक सेल गैस को एक्सचेंज करता है अपने तौर पे। अब हम क्या करते हैं कि हम नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हम गैस को, एयर को अंदर लेके जाते हैं, फिर वो ब्लड में प्रेजेंट हो जाती है, फिर ब्लड में जाके ब्लड के ज़रिए वो जिस्म के सारे हिस्सों को, बेशक वो सर हो, नाक हो, कान हो, पाँव हो, हमारी लेग्स हो, जो भी जिस्म के हिस्से हैं उन सब तक हमारी गैस जो है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो चले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है। अब हमारे ऐसा तो नहीं होता कि हमारे हाथों का अलग से नाक लगा हुआ, अलग से मुंह लगा हुआ, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनके जो इनका जिस्म है, जो उनका बॉडी है, उनकी बॉडी के हर पार्ट अपने तौर पे खुद से गैस एक्सचेंज करता है। जैसे अब आगे देखें, आपको स्टोमेटा दिखाया जा रहा है। द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मस, द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू देयर स्टोमेटा। अब जो लीव्स हैं और जो यंग स्टेम्स होती हैं, जो नई उगने वाली, जो नई जनरेट होने वाली स्टेम्स होती हैं, तने होते हैं, हैव स्टोमेटा, उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा वो ऑर्गन होता है, ये एक नहीं होता है। जैसे हमारे पास सिर्फ एक नोज़ होता है, एक माउथ होता है, जो लीव्स होते हैं या फिर जो यंग स्टेम्स होती हैं उनके पास के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कह देते हैं स्टोमेटा। लेकिन ये हर एक के पास, हर एक सेल के पास अपना होता है।
द गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू द स्टोमेटा, जो गैस एक्सचेंज होती है वो अकर होती है इस स्टोमेटा के ज़रिए। जैसे नीचे आपको डायग्राम में इसकी पूरी एक शक्ल दिखाई जा रही है कि स्टोमेटा होता कैसा है। उसके अलावा है स्टोमेटा के अलावा एयर स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। द इनर सेल्स ऑफ द लीव्स एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम, जो अंदरूनी सेल होते हैं। अब हमने तो पहले कह दिया कि हमारे जो प्लांट हैं उनके लीव्स के ऊपर और उसके अलावा स्टेम, यंग स्टेम्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो अंदर वाले सेल्स होते हैं लीव्स के और स्टेम्स के आल्सो हैव एयर स्पेसेस, उनके अंदर एयर स्पेस कहते हैं फासले को, एयर के थोड़ी थोड़ी जगह पर फासला होता है जिसमें से एयर क्रॉस हो जाती है। विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो उन्हें हेल्प करती है इस गैसेस के एक्सचेंज में। ये कहाँ होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देखें, ये मेसोफिल सेल्स के दरमियान, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वहाँ पर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें अपर एपिडर्मस है और लास्ट पे है लोअर एपिडर्मस, तो उसके नीचे है मेसोफिल सेल्स हैं, या ऊपर भी मेसोफिल सेल्स हैं, नीचे भी मेसोफिल सेल्स हैं, और उनके दरमियान में जो एयर स्पेस प्रेजेंट है, इन एयर स्पेसेस के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो हालांकि लास्ट पे देखें आपको स्टोमेटा भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनके ऊपर ये कुछ उसकी अंदरूनी साइड पे, अब स्टोमेटा जो है वो बाहर वाली साइड पे है, जो कि अंदर वाली साइड पे जहाँ से गैस एक्सचेंज होनी है वो किसके ज़रिए होगी, एयर स्पेसेस के ज़रिए। ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, इनको क्वेश्चंस के ज़रिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज का आपका ये लेसन था। अगर आपको इसमें से कुछ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, या आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, या इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। इसलिए आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।